supplement. So degrees in an angle, let there be x degrees, which is equal to 1/5 of its supplement. तो अगर एंगल को आप x ले रहे हो तो सप्लीमेंट क्या हो जाएगा 5x. एंगल अपने सप्लीमेंट का 1/5 है. एंगल इज इक्वल टू सप्लीमेंट का 1/5. अब ये चीज नहीं समझ में आती तो इसी के लिए मैं क्या कहती हूँ कि लेट द एंगल बी x, लेट द सप्लीमेंट, क्या लिखोगे सप्लीमेंट को 180 माइनस एक्स. तो x इज इक्वल टू 1/5 ऑफ 180 माइनस. समझ में आ गया? दैट्स व्हाई आई से टेक द एंगल एज x, फिर जो सप्लीमेंट है उसको 180 माइनस एक्स ले लो. पहले ही एंगल को x एंड 180 माइनस एक्स, उसके बाद उन्हें इक्वेट कर लो. ये सारे क्वेश्चंस ना मैंने सप्लीमेंट्री एंगल्स के पूरे सारी एक वैरायटी करवाई थी क्वेश्चंस की. मैंने उसकी वीडियो भी शेयर की हुई है. इफ यू वांट यू कैन सी. आई विल ट्राई एंड मेक द वर्कशीट आल्सो. आपको मैं दे दूंगी. ठीक है? तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री. इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 30 डिग्री. ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं. सिया और आर्यन, ठीक है? ये टू एंगल्स whose measures are a and b and they form a linear pair. So if a and b form a linear pair, so a plus b is equal to 180 degree. 2a minus 3b is 60 degree. तो इनसे हमें सॉल्व करना है. b की वैल्यू को ले लो 180 माइनस a, या a की वैल्यू को ले लो 180 माइनस b. मैंने इसलिए लिखा क्योंकि a की जगह अगर आप पुट करते हो ना तो प्लस माइनस की कोई चिंता नहीं है. तो ये नाउ यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b. तो b की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाती है 60 डिग्री. 5b विल बी इक्वल टू 300 डिग्री. मेजर ऑफ एन एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ इज 45 डिग्री. ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 कल करवाया ही था कि एंगल बाइसेक्टर्स के इन बिटवीन जो एंगल बनता है, एंगल बाइसेक्टर्स के इन बिटवीन जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं राइट एंगल. ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने कल करवाया था. आर्यन आपने इसकी रीजनिंग ठीक नहीं लिखी है. व्हाई दे आर पैरेलल टू ईच अदर. इक्वल एंगल्स नहीं है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं. तो हमने लाइन लिखी है ना, वो लाइन ठीक नहीं है, वो मत लिखना कभी भी. आपके पास क्या है? एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल ABF, क्योंकि ये क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इनके हाफ भी इक्वल होंगे. हाफ का मतलब है एंगल EAB इज इक्वल टू एंगल ABT. अब ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनाते हैं. Therefore, AR is parallel to BT. ठीक है? तो ये सिर्फ समझने वाली बात है क्योंकि ये 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है. मैं फिर इसकी रीजनिंग में क्या लिखना था? बस यही जो मैंने लिखा है अभी. CD is parallel to EF and AB is transversal. ओके मैम. ये सारा क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे. ठीक है? आपने अगर लिखना भी है ना तो सिर्फ मुझे देना है कि AR पैरेलल BT और इसके साथ एक लाइन लिखनी है. तो हम लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. कौन से वाले हैं? एंगल RAB इज इक्वल टू एंगल ABT. दे आर इक्वल. समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ये इतना भी एक बार लिख देंगे तब भी काफी है हमारे लिए. ठीक है? अब इसके बाद आते हैं एंगल मेड बाय बाइसेक्टर्स ऑफ 2 को इंटीरियर एंगल्स. तो ये कौन सा एंगल बनता है? राइट एंगल. An angle is 14 डिग्री more than its complementary angle. एंगल को लिया x, कॉम्प्लीमेंट को क्या लोगे? तो ये एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट से कितना बड़ा है? 14. हाँ जी, 90 प्लस 14 कितना होता है? दिया? हाँ, तो तूने क्या लिखा है? मतलब योर पेपर इज समथिंग व्हिच आई टेक एज अ बेंचमार्क. अगर कुछ गलत लिखा, मतलब मैंने कुछ गलत निकाला होता है ना, तो आई क्रॉस चेक माय आंसर कि शायद मुझसे भी कोई गलती हो सकती है.
तुमने जब किया तो मैंने कहा ऐसे कैसे आ गया इसका, देन आई सॉ, अगर तुम नहीं आते ना सच में मैंने क्लास में एंटर नहीं करने देना था आज। टेस्ट किया है? कितनी बार? एक बार करो और बैठ के। ट्रिग्नोमेट्री, हाँ कर। हाँ हाँ हाँ, कर कंप्लीट यहाँ बैठ के। एक बार टेस्ट किया है ना, मैं चेक करूंगी आज, उसके बिना मैंने भेजना नहीं है। ठीक है, सो रीजनिंग इज ट्रू, रीजनिंग assertion इज ट्रू, assertion ट्रू है, और रीजनिंग क्या है? रीजनिंग भी ट्रू है, लेकिन रीजनिंग assertion को एक्सप्लेन कर रही है। यहाँ बात कॉम्प्लीमेंट्री की हो रही है, मैं आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स बताती फिरूं। आप मुझे कहो मैम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मैं कहूँ हाँ सप्लीमेंट्री का सम 180 होता है। तो बातें तो मैं भी सही बोल रही हूँ, आप भी मुझसे सही पूछ रहे हो, पर मैं आपके रीजन को, आपके क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही हूँ। सो रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और मैंने ये देखा है 10th में भी 9th में भी आप लिख देते हो रीजनिंग डज नॉट एक्सप्लेन assertions, ऑप्शन नहीं बोलते हो। आज मार्क्स दे दिए हैं, आगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। फाइनल्स में किसी भी पेपर में जाओगे मार्क्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है मार्क ABCD। The question specifically says the teacher has enough justification to give you a 0 even if you've written the right answer. आपने वो स्टेटमेंट अच्छी लिख दिया ना, उसके बाद भी 0 मिल सकता है। मैंने आज नहीं दिया, लेकिन नेक्स्ट कब हमेशा दूंगी। ठीक है, सो यू हैव टू मार्क ऑप्शन बी। इसके बाद अपनी वो लंबी लाइन लिख दो। एक लंबी लाइन लिखने के बाद ये बी लिखने में पता नहीं क्या जाता है किसी का। ठीक है, मैंने कल 10th वाला एक पेपर चेक किया था, बहुत अच्छा बच्चा है वो, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, उसने एक ऑप्शन ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, उसका एक आंसर ऐसे था। अभी आपको क्या लगता है, ए है या डी है? बताओ। मैंने ये लिखा है जो अल्फाबेट लेटर लिखा है, ये क्या लग रहा है, ए लग रहा है, डी लग रहा है? ज्यादा चांसेस क्या है, क्या लगेगा? ए लगेगा ना? हाँ, लेकिन ये उसने जो नंबर लिखा था ना साथ में, वो डी ऑप्शन का था। समझ में आ गया? राइट। So this is why I say that whenever you write an option, please write the corresponding number with it. क्योंकि जो आपका पेपर चेक कर रहा है ना, उसके दिल में थोड़ी सी दया आ गई ना कि हाँ ये AD सेम करके लिखा होगा, हो सकता है जल्दी जल्दी में गलती लिखी हो, तो आपको मार्क्स दे दे। समझ में आ गई बात? ये क्लियर हो गया? क्योंकि कोई जो सही आंसर 30 लिख रहा है, वो जरूरी तो नहीं वो जान के यहाँ पे ए लिखेगा। अगर उसने लिखा है तो हो सकता है कोई गलती की हो। तो अगर टीचर इतना कंसिडरेट होकर बैठा होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, वरना आपने टाइम भी लगाया और मार्क्स भी ना मिले। समझ में आ गया? तो जहां पर ये ऑप्शन लिख रहे हो ना, जैसे मैंने यहाँ पर ये दिया था, so I will always prefer that guys B 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1, आगे से MCQ जब भी करने हैं ना, तो ऐसे लिखने हैं B 300 डिग्री। आप सच में कह रहे हो, दिस इज वन थिंग मैं अपने केस में भी कहती हूँ, समटाइम्स आई ऑल्सो मेस अप विद लेटर्स BDCA। राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, पर समटाइम्स व्हेन आई एम राइटिंग आई कैन नॉट फिगर आउट बी लिखा है, सी लिखा है, ए लिखा है। मेरे साथ भी ऐसा होता है, सी में भी देयर आर चांसेस, समटाइम्स कोई ऐसा लिखता है, कोई बी ऐसे लिख लेता है, तो वो पता ही नहीं लगता क्या लिखा हुआ है। राइट, सो ऑलवेज राइट ऑप्शन नंबर, इट्स इजी फॉर द टीचर टू लोकेट। जैसे यहाँ पर आई विल राइट सी राइट एंगल। समझ में आ गया? ऑलवेज मार्क योर MCQs लाइक दिस। आंसर ये लगा लो, आगे से अगर आंसर ऐसे लिखा नहीं होगा तो मैं मार्क्स देने वाली हूँ। ऑप्शन भी ABCD, देन व्हाट इज इन दैट ऑप्शन, वो भी। तो हमारा फर्स्ट पेज डन हो गया। क्वेश्चन 7 तक सबको क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? सिया पेपर कर लेना अपना, चेक हो गया है। नाउ आई कम टू क्वेश्चन नंबर 8। मैं ये वाला, और मुझे ये कल पेपर दोबारा से सॉल्व चाहिए सबका। बात समझ में आ गई? डिस्कस करवा रही हूँ, आपको आंसर दे रही हूँ सारे। राइट, सो आई वांट दिस टेस्ट पेपर टू बी सॉल्व प्रॉपरली अगेन विद मिस्टेक द एंटायर पेपर। तो उसने कहा है कि अगर AB पैरेलल टू CD है, जो हमें दिख रहा है, एंगल F इज 30 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल F बना हुआ है ना, ये वाला कहते हैं 30 डिग्री है। तो इसके लिए उसने कहा FCD हुआ ये वाला एंगल 120 है, विच इज ट्रू। assertion ट्रू है ना? आर्यन एंड सिया, यस मैम। assertion ट्रू है कि नहीं? ये 90 ट्रू है, डिग्री एंगल दिया हुआ है। हाँ, ट्रू है। ट्रू कैसे?
दिस इज 30। ए बी और सी डी पैरेलल है। ए बी और सी डी तो पैरेलल है, पर ये 120 कैसे आया? देन एफ सी डी, ये वाला एंगल 60 हो जाएगा क्योंकि ये राइट एंगल है, ये वाला एंगल भी 60 हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और ये दोनों जो हो जाएंगे दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। और रीजनिंग में भी क्या लिखा हुआ है? को इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। रीजनिंग क्या है? और जब रीजनिंग फॉल्स ही होगी तो मुझे पता है आंसर क्या मार्क करना है, सी। तो सी लिखोगे, assertion इज ट्रू बट रीजनिंग इज फॉल्स। समझ में आ गया ये? अर्शमित सही था ये वाला? तुमने क्या ऑप्शन लिखा हुआ है? assertion इज ट्रू, आर इज फॉल्स, वही तो है। दिखा, ऑप्शन सी लिखा ना? हाँ वही मैंने, इसको मैंने वो उसमें रखा हुआ है, दिखा इधर डाउट में रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, ए इज फॉल्स। अब देखना यहाँ पर सिलेक्ट मैं सी को करूंगी, एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है, सिर्फ बेनिफिट ऑफ डाउट है, पर आगे से ठीक रखना है इसको। इसका तुमने आगे वाला गलत लिख दिया, इसके बिल्कुल मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। एक तुम्हारा ये भी था, ये देखो ऑप्शन है सी जो कि बिल्कुल सही है, और उसका तुमने 0 लिखा है जो कि गलत है। ठीक है, मार्क्स नहीं दिया? सी ठीक लिखा हुआ है, मेरे को समझ नहीं आया होगा फिर यहाँ पे दिखा। वो तो फ्लो में नहीं दिए होंगे, अदरवाइज तो मार्क्स तो बनते हैं। हाँ, फ्लो होता है ना कि आप आगे चेक कर रहे हो, देन यू डोंट रियलाइज। क्वेश्चन नंबर 8 डन। क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, व्हिच इज प्रीटी इजी। x की वैल्यू आती है 20 डिग्री बिकॉज दे फॉर्म कोइंसिडेंट एंगल। तो 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 20 डिग्री आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, सी 20 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10, ये ना एक दो बच्चों का ही सही था। जरूरी इसमें क्या थी, आपको स्ट्रेट लाइन दी हुई है ईसी और कोई स्ट्रेट लाइन नहीं दी हुई, तो आप किसी को मानोगे भी नहीं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स नहीं है आपका, ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट नहीं है। डीओसी और एओई, डीओसी एंड एओई इसके साथ लिखो आर नॉट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, क्योंकि मेंशन ही नहीं किया हुआ। अगर मेंशन किया होता तब हम लेते, लेकिन मेंशन ही नहीं किया हुआ, सो देयरफॉर दे आर नॉट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, सो 3x प्लस 75 इज 180 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 35, और नीचे भी क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो x प्लस वाई प्लस 90 इज 180, x प्लस वाई इज 180, तो y 35 कैसे आया दिया? कैलकुलेशन मिस्टेक से। मैम बिल्कुल मैंने सही, लिखा बाय 35। तुमने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है सिया, तुम्हारा सही है बिल्कुल। और तुम्हारा पेपर कहाँ है? तनिष्का का भी सही है शायद, तुम्हारा ही था जिसका पहला बच्चा था जिसका क्वेश्चन ये सही था। हाँ तुम्हारा बिल्कुल सही है ये। और व्हाट अबाउट तनिष्का, उसने भी कुछ गलती की हुई है इसमें, उसने भी ना x बाय 180/4 कर दिया, उसने ए ओ डी को स्ट्रेट लाइन ले लिया जबकि नहीं लेनी है। ठीक है, सिर्फ तुम्हारे एक पेपर में क्वेश्चन बिल्कुल सही था ये। रिया खुश हो जाओ सिया। मैम मैं क्वेश्चन बहुत खुश नंबर, हाँ बस एक ही क्वेश्चन सही थोड़ी ना करना है। ठीक है, ओवरऑल इस पेपर को देखना, आपकी काफी मिस्टेक्स है व्हिच यू नीड टू करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, √3 एंड √5 के बीच में एक रैशनल नंबर लिखना है। ठीक है, तो इसमें थोड़ी स्क्वायर रूट्स की वैल्यू, जैसे √15 इज इरेशनल। जो √3 प्लस √5/2 करते हो ये भी इरेशनल होता है, बिकॉज रैशनल में कहा जाता है पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। इसमें दिस पी इज नॉट एन इंटीजर। समझ में आ गया?
कांट बी डिटरमिन तो होता ही नहीं है, दो नंबर्स के बीच में रैशनल इरेशनल दोनों निकाल सकते हो। तो क्या होगा, जो 3.24 का स्क्वायर रूट है, 324 किसका स्क्वायर है? तो स्क्वायर याद करो, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, 14 का स्क्वायर इज 196, 15 का स्क्वायर इज 225, 16 स्क्वायर इज 256, 17 इज 289, 18 का स्क्वायर इज, क्लियर हो गया? तो इसका आंसर है 3.24। तो मैं लिखूंगी आंसर इज ऑप्शन बी, 3.24 का स्क्वायर रूट। समझ में आ गया? इरैशनल नंबर √4 कैसे हो सकता है सिया? क्या ने लिखा है √4? सी आर्यन तुमने लिखा है √4। सिया का ये भी बिल्कुल ठीक है। इरैशनल इज कौन सा होगा इन चारों में से? आर्य अर्शमित कौन सा लिखा है तुमने ये? 5.1। देख बेटा, √5 से बड़ा हो गया ना 5.1। एक तुम्हारे पास है √3 और एक है √5। ठीक है, सो √3 का स्क्वायर कर लो 3, √5 का स्क्वायर कर लो 5। ठीक हो गया? अब ये 3 और 5 के बीच में नंबर बताओ, कोई भी। इनके बीच में कोई भी नंबर बताओगे ना, उसका स्क्वायर रूट ले लो, वो इन दोनों के बीच में लाई करे। So 4 is a rational number. Square root of 4 is a rational number. इसका आंसर क्या होता है? 2। 4.5, 5.1 इस 5 से बड़ा हो गया, 2.9 3 से छोटा हो गया, तो the only answer is 4.5 का स्क्वायर रूट। Then we have question number 13. √2 की वैल्यू दी हुई है 1.4142। फाइंड द वैल्यू ऑफ √2 - 1 अपॉन √2 + 1 का स्क्वायर रूट। ये क्वेश्चन तो इतनी बार करवाया हुआ है, फिर भी गलत होता है। इसको रैशनलाइज करेंगे √2 - 1 √2 - 1 से। ठीक है, सो √2 - 1 का होल स्क्वायर हो गया और नीचे आ जाएगा 2 - 1। क्लियर है इतना सिया आपको अश्विनी? यस मैम। अब इसके बाद इसको ओपन नहीं करना होता है ना, नीचे तो 1 आ गया, √2 - 1 का होल स्क्वायर उसका अंडर रूट कर रहे हो, इसको ओपन करके क्या मिल जाएगा? तो मैं क्या लिखूंगी, √2 - 1 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। अब आप √4 लिख रहे हो, तो इसको मैं क्या लिखना पसंद करूंगी, 2। समझ में आ गया? ऐसे ही कोई एक स्क्वायर नंबर है स्क्वायर रूट में, तो उसका स्क्वायर रूट बाहर आ जाता है, √2 - 1, जिसे आप 1.4142 - 1 लिखकर 0.4142 लिख दोगे। ठीक है, तो इसका आंसर था 0.4142। यहाँ से x की वैल्यू 1 आती है, ये मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही लिखा हुआ है। फॉर क्वेश्चन नंबर 14 x की वैल्यू इज 1। तो मुझे लगता नहीं एक्सप्लेन करना चाहिए, ये तो बहुत बार किया है। फैक्टराइज करोगे, 2 की पावर होगी, 3 की पावर होगी, उनको इक्वेट करोगे, देन यू गेट द आंसर। और कुछ नहीं आता तो ऑप्शन पुट कर लो कि 3 को x को 1 पुट करते हैं तो 2⁵ इंटू 3⁵2। समझ में आ गया? So question number 14, I'll write for convenience. Question number 14, answer A1. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। थोड़े से ना एमसीक्यूज के लिए और प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि थोड़ा बहुत एमसीक्यू टेस्ट साथ साथ लूंगी, आपके ना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 इतनी बार करवाया हुआ क्वेश्चन, आई थिंक आर्यन सिर्फ तुम्हारा सही था ये, बाकी किसी का भी सही नहीं है। मैंने क्या कहा हुआ, इसमें क्या करना चाहिए, जो n वाली पावर होती है उसको अलग कर लो।
2 raised to power n, 2 raised to power 4, 2 into 2 raised to power n, और नीचे क्या आ जाएगा 2 into 2 raised to power n, 2 raised to power 3। अब क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप अब हमारा क्या होगा, टेक 2 raised to power n कॉमन, ऊपर में क्या रह जाएगा, देखो ये तो मैंने कॉमन निकाल लिया, 2 raised to power 4 minus 2, और नीचे में क्या रह जाएगा 2 raised to power n बाहर रखा, वैसे तो नीचे सभी मल्टीप्लिकेशन में है, so there is no need for brackets, ये कट गया। अब बताओ आंसर, 16 minus 2 by 16, 14 by 16, 7 by 8। So this is question number 15। कौन सा वाला क्वेश्चन कर रहे हो, गलत हो गया हम थोड़ी सी स्क्रीन राइट लेफ्ट साइड कर दो। मैंने दिया हुआ 1/√3, a1√3, तो साइन ए क्या हो गया बता, 1/2 cos c हो गया, cos c में ऑपोजिट क्यों ले रहा है, 1/2 हुआ cos c भी, है ना, ठीक से लो, लिख लिया बच्चा सबने, हाँ नीचे वाले में, इस वाला देख लो, हाँ तो नीचे ऑप्शंस में देखो, 1 2 3/4 ही लिखा हुआ है। अब इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। आई वुड वांट कि एक बार फिर से करो ये क्वेश्चन आप लोग, आज सर्कल्स करवाने और आपका सैटरडे को टेस्ट सर्कल्स का होगा। हाँ क्वेश्चन नंबर 16 में रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज करने के बाद भी ना ऑप्शन चाहे सही लिखा है पर उसमें आंसर सही नहीं लिखे हुए काफियों ने, इसको रैशनलाइज करना है 3 minus 2√5, 3 minus 2√5 से। ट्राइंगल कर लिया ना, साइड की रेशो लो, फिर अपने मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, अगर तूने ये सही लिखा हुआ है, AC बाय, ये सही नहीं लिखा हुआ 1 to 1 कॉरेस्पॉन्ड, AC बाय AC आ रहा है हम ना, तो इसमें पूरा रैशनलाइज करके दिखाना था। रैशनलाइज तो अपने करना था ना आपने, तो यू टेकन, देखना ABC, CC और A, B is not equal to ट्राइंगल ABC, है ना, तो एंगल A is equal to D, तो ट्राइंगल D C दोनों में कॉमन है, तो इसमें DAC, समझ में आया, C कॉमन एंगल है, A नहीं है, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ लिखो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो जब आपने इसको रैशनलाइज किया तो नीचे क्या बनता है, 9 minus 20, किसने यहाँ पे 10 भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, ऊपर क्या आ जाएगा 9 plus 10 minus 3√5 minus 6√5, so this will be 19 minus 9√5 by minus 11. Now this is equal to A√5 minus B, सबको क्लियर हो रहा है ये, A√5 minus B, तो क्या है यहाँ पे 11 को छोड़ना नहीं है, आपने ऑप्शन तो 9 19 लिख दिया लेकिन 11 को नहीं छोड़ना है, वो उसके लिए मैंने दिया था, तो ये आ जाएगा minus 19 by 11 plus 9√5 by 11, A√5 minus B, तो जो √5 वाली टर्म है वो A के साथ मैच करेगी और जो बिना रूट वाली टर्म है वो B के साथ मैच करेगी, तो -B minus 19 by 11 के इक्वल है,
तो b will be equal to 19/11, a will be equal to 9/11. ऑप्शन ए। मैम मैंने कौन सा लिखा है? तुमने देखना पड़ेगा बेटा। तुमने ना ऑप्शन पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तुमने आंसर सही लिखा हुआ है बस। 9/11, 19/11। वो तुक्का मारा है या कैलकुलेट करके लिखा है वो नहीं पता। कैलकुलेट किया हुआ है मैम सारा। चलो लेट्स सी। हाँ किया तो हुआ है, पर उसे कट किया हुआ है और उसमें थोड़ी गलती भी की हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है। अच्छा, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा 1/2, 1/2 प्लस √3 का? 2 प्लस √3 कहाँ पर है? इन द डिनोमिनेटर। तो इसको भी मल्टीप्लाई किससे करना है? 1/, अब 1/√3 है, इसको रैशनलाइज करोगे तो 1/√3 से ही करोगे ना। रैशनलाइजिंग फैक्टर तो 1/√3 होगा। समझ में आ गया कि 1/√3 से मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज हो गया। सो इट विल बी नन ऑफ दीज, हम मार्क करेंगे इसमें क्योंकि मैंने जानकारी ऑप्शन में लिखा था। 1/2 प्लस √3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा 1/2 माइनस √3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। इसका सीधा सा आंसर आएगा C1, क्योंकि कुछ भी करते हो x रेज टू पावर 0 हो जाता है। तो इसमें मैं करती हूँ x रेज टू पावर a, x रेज टू पावर b, होल रेज टू पावर ab, 1/ab into x raised to power b, x raised to power c, whole raised to power 1/bc, x raised to power c, x raised to power a, whole raised to power 1/c। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर जब आपने a और 1/ab को मल्टीप्लाई किया तो ये 1/b आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? 1/a, 1/c, 1/b, 1/a, 1/c. So you'll realize every number cancels out. Answer will be 1. तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है सी ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 19 क्या होगा ऑप्शन डी? रीजन इज ट्रू, assertion is false। √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.414 है, √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.732 है। तो √5 के लिए आप √2 और √3 को ऐड नहीं कर सकते। समझ में आ गया? ऐसे 20th का भी आंसर क्या होगा? डी, assertion is false। √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है 1.414। अगर आप 5 माइनस √2 लिख रहे हो तो ये इरेशनल ही है। दिस इज इरेशनल। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.586 है। वो ये नहीं कह रहा 3.586 इज रैशनल। इरेशनल क्या ना 3.586 ने पूरा ऑपरेशन ही जो किया है यहाँ पर, वो सारे उसने कैलकुलेशन किया वो गलत की है। नेक्स्ट वाला, वैल्यूज याद करनी है साइन की। हाँ, इसको पहले लिख लो, मैं सिखा भी दूंगी अभी कैसे करना है। अब क्वेश्चन नंबर 20 का भी आंसर क्या होगा? डी पार्ट। ठीक है इतना। क्वेश्चन नंबर 21 में जो केस स्टडी है ना, केस स्टडी 1 है जो ए पार्ट है, इसको आई वुड वांट कि एक बार सॉल्व करो। चलो, हाँ ठीक है, तो हाँ ठीक है, तुम्हारा ठीक है। 64/125 होल रेज टू पावर -2/3। तुमने उसको कैसे गलत कर दिया 2 रेज टू पावर n वाले को? फिर
किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो क्या होता है, एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज 1। बस इसमें ये करना था, इसको सॉल्व करो 64/125 एंड सॉल्व दिस आल्सो। इसमें जो बाकी गलत है वो कर लेगा। इसको पता कैसे याद करते हैं, जरा सिर्फ तेरे को साइन याद करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू होती है, कैसे आई क्यों आई वो किसी दिन ना एक्स्ट्रा क्लास जब दोबारा से रिवीजन करवाऊंगी तो उसमें बहुत एक्सप्रेस तरह से रिवीजन होगी ये। 45, 60 और 90, सिर्फ साइन याद करना कैसे। मैं रेड पेन से लिखूंगी, ब्लू पेन से इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। 0 से स्टार्ट हुआ है ना, तो राइट 0 1 2 3 4, 4 पे खत्म हुआ है, डिवाइड बाय 4। तो सबसे इजी वे है इसका, फिर स्क्वायर रूट ले लो क्योंकि हम साइन पे चल रहे हैं, साइन स्क्वायर रूट। 0/4 क्या होता है, तो इसका आंसर साइन 0 इज 0। 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, रूट 2/4, ये 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2, √3 ऊपर नीचे 2, 4/4 1, ये 1 है ना। ये आ गया कॉस साइन, मतलब एंगल 0 होगा तो 0, 30 होगा तो 1/2, टेबल बनाना आ गया। अब क्या करना है, जो यहाँ 90 में लिखा था ना वो यहाँ पे लिख दो रिवर्स इसको। अब tan का करना है तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, 0/1 0, ये आ जाएगा 1/√3, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा √3 और ये होता है 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। आपको सीकेंड तो पता है ना, 1/sin 1 इसकी वैल्यू, तो ये 1/0 आ गया, ये 2 आ गया, ये √2 आ गया, ये 2/√3 हो गया। हाँ इसका और रेसिप्रोकल, ठीक है। सीकेंट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस का, ये 1 हो गया, 2/√3, √2 2 और ये 1/0 और tan इसका, तो दिस विल बी इसका रेसिप्रोकल लेना तो 1/0, दिस विल बी √3, ये 1 ही रहेगा, ये 1/√3 हो जाएगा और ये 1/0 का रेसिप्रोकल लिया तो 0। हाँ टेबल याद करना आसान, कैसे आया वो बाद में कभी डिराइव करवाऊंगी, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए टेबल, एंड आफ्टर सम प्रैक्टिसेस ना वैल्यूज भी याद हो जाती है। तो 64/125, 64 होता है 4 का क्यूब, 125 होता है 5 का क्यूब, होल रेज टू पावर होगा -2/3, तो यहाँ से 256 हो जाता है, 4 रेज टू पावर 4, 625 होता है 5 रेज टू पावर 4 और ये है 1/4 प्लस 1 है, तो दिस विल बी, जब आपने 4/5 का होल क्यूब लिया वो मल्टीप्लाई हुआ -2/3 से, यहाँ पे 1/4/5 होल रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/4 प्लस 1, ठीक होगी बात ये 2 स्टेप्स लिख लिया सबने। अब इसके बाद क्या करना है, ये 3 और 3 कट गया, 5/4 4/5 रेज टू पावर -2 है, तो ये क्या आ जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा 1/4/5 है तो क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 1, तो 25/16 5/4 प्लस, तो आ जाएगा 16 25 20 प्लस 60, आंसर विल बी, समझ में आ गई है। सिया आर्यन समझ में आ गया ये, इसके बाद नेक्स्ट वाला करवाऊंगी। अब लिख लिया सबने कैलकुलेशन किया, हाँ जी बच्चों, सिया एंड आर्यन Yes, ma'am. लिख लिया ना ये। Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट वाला करना है इसके बाद, अब लास्ट पेज रह गया। ये थोड़ा सा लंबा, ये वाला थोड़ा मुझे अलग लगा, दैट्स व्हाई आई गिव दिस क्वेश्चन। दिस इज 81 रेज टू पावर 3.6 into 9
रेज टू पावर 2.7 और इसका होल स्क्वायर किया हुआ है, और नीचे दिया हुआ है 81 रेज टू पावर 8.4 इंटू 27 एंड दैट इज इक्वल टू एक्स। पावर्स में लिखो, चलो लिखो 3 की पावर्स में। So I'll write every number in powers of 3. So this is 3 raised to power 4 whole raised to power 8.4 into 3 raised to power 3. तो यहाँ मल्टीप्लाई किया 3.6 into 4, तो ये 3 हो जाता है 3.14.4 आ गया into 3 raised to power 5.4, और इसका स्क्वायर किया हुआ है फर्दर, तो इंटू 2 करना होगा हमें, या इसको ना भी करो, चलो इंटू 2, लेट अस डू लाइक दिस ओनली। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगी 3.14.4 इंटू 3 5.4 होल स्क्वायर, इसको डिवाइड कर देंगे नीचे 3 8.4 इंटू 4 कितना होता है 33.6 इंटू 3 रेज टू पावर 3। बात क्लियर होगी बच्चे सबको ये? Yes, ma'am. अब ऊपर के नंबर ऐड कर दो, 14.4 प्लस 5.4 ये स्क्वायर में है, और नीचे क्या लिखा हुआ है, इसको जब सब ऐड करोगे तो बन जाएगा 3 रेज टू पावर 36.6। 14.4 और 5.4 क्या बनता है 19.8 इंटू 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 39.6। सो 3 रेज टू पावर 39.6, मतलब अगर ये क्वेश्चन सही कर लिया ना, ये इतना डिफिकल्ट आए ना आए, लेकिन इसके जैसा कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आप आंसर सेम कर लोगे। तो ये 27 था, पर मैंने आपसे आंसर क्या पूछा था, दिस इज इक्वल टू एक्स, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x? तो 2x किसके इक्वल है 2 इंटू 27, आंसर वुड बी 54। समझ में आ गई? ये पूरी फ्रैक्शन x के इक्वल थी, तो जो ये वैल्यू है ना 3 नाउ दिस इज इक्वल टू x, तो आपने वैल्यू 2x की निकालनी थी, तो 2 इंटू 27 54। सी द क्वेश्चन हियर, इट सेज दिस इज इक्वल टू x। कुछ नहीं करना होता, पावर सेम है, तो हाई चांसेस है कि जो हमारी सारी पावर्स है ये सब कैंसिल वगैरह हो जाएंगी। अच्छा हुआ क्या ना, जब हमने इसको कैंसिल करना शुरू किया तो आई रियलाइज यार ये तो नंबर इसके यूनिट्स प्लेस के सेम ही नहीं आ रहे हैं, तो मैं और कंफ्यूज हो गई। जब मैंने क्वेश्चन किया पहली बार, व्हेन आई गिव इन द टेस्ट पेपर, तो मैंने राइट में थोड़ी पेशेंस रखनी होगी, कैलकुलेशंस को ठीक रखो बस अपनी। दैट इज द ओनली टिप आई गिव यू, कि इसमें बहुत इजीली नहीं होता कि इनसे आंसर कट जाए, ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होता। आपकी सारी पावर्स 3 की है, so bring all of them together in one place and then you'll see it become a whole number। ठीक है, तो x की वैल्यू आती है 27, 2x की वैल्यू हो जाएगी 54। इतना क्लियर है बच्चे सबको? थर्ड वाला सी पार्ट, अगेन बहुत करने की जरूरत है हमें। क्या किया है, मतलब ये तो ऐसी बात हो गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab की वैल्यू निकालने को कहा है। तो ए क्या लिखा 3 प्लस 2√2 3 माइनस 2√2, इसको रैशनलाइज कर लिया, नीचे क्या आ जाएगा 9 माइनस 8, ऊपर क्या आ गया 3 स्क्वायर प्लस 2√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 6 2 जा 12, ये आ जाता है। तो आपके पास आ जाएगा ये 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 प्लस 8 प्लस 12√2, तो ये आपके पास आ गया 17 प्लस 12√2। ठीक है,
अब उसके बाद अगर आपने b को रैशनलाइज किया तो 17 माइनस 12 √2 आ जाएगा। इतना क्लियर है? और ab की वैल्यू तो होती है 1, तो उसने कहा है फाइंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर क्या हुआ? 17 प्लस 12 √2 का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। बस इसमें ना ऐसा क्वेश्चन बहुत कम चांसेस है आए, बस जब आएगा तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। समझ में आ गया? आर्यन एंड सिया क्लियर हो गया? 17 is 289 square, 144 into 2 plus 17 into 12 into 2 into 17 into 12 into √2। यहां से 289 प्लस 144 into 2 माइनस 2 into 17 into 12 √2 प्लस 2। तो जब आप इसको ओपन करोगे 289 प्लस 288 तो 34 into 12, 17 12 कितना होता है? 170 194 होता है 17 12 का, नहीं 194 क्यों होगा? 17 और 84 254 होता है, नहीं 204 होता है सर, 204। तो ये हो जाएगा 408 √2। तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, साइन बाहर आएगा तो प्लस 408 √2 प्लस 2। ठीक है, तो ये दो नंबर्स कैंसिल होते हैं। अगर आपका ये गलत है, क्लियर हो गया बेटा? ये 816 √2 प्लस 2। हाई चांसेस हैं आपको ये प्लस में ही दिया होगा, जिसमें स्क्वायर रूट वाली वैल्यू फिर कैंसिल हो जाती है। ठीक है, ये सिर्फ आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड और थोड़ी सी अलर्ट रहने की, उसको मैंने ठीक किया था, दैट्स व्हाई आई गिव माइनस ओवर हियर। समझ में आ गया? ठीक हो गया? इसका आंसर लिख लो 816 √2 प्लस 2। क्लियर एवरीवन? ये पूरा पेपर मुझे सॉल्व करके कल देना है आपने। अब ये केस स्टडी 2 में आ जाओ ना, जितना कॉम्प्लिकेटेड ये लगता है उतना ही इजी है। ठीक है, तो आपने इसमें दिया हुआ है ये 70 है, तो p की वैल्यू क्या आ गई? 70। ये भी 70 हो गया, ये भी 70 हो गया, ये भी 70 हो गया। सारे क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये 70 है तो ये वाला एंगल कितना हुआ? 110। सो दिस इज 110, दिस इज ऑल्सो 110। ऊपर वाले सारे 110 है कॉरस्पॉन्डिंग, नीचे वाले सारे 70 है। तब उसने कहा वैल्यू ऑफ p, p की जगह क्या लिखोगे? 70। q की जगह क्या लिखोगे? 110। और t की जगह क्या लिखोगे? 110 डिवाइड बाय 5। 290 by 5, आंसर विल बी 50। गलत है ना ये? क्लियर हो गया? ये केस स्टडी है एक, सच में। मेरा दिस इज अ, क्वेश्चन सही है कि गलत है? तुम्हारा शायद इसमें कनिष्का का सही था, तुमने गलत लिखा हुआ है। 210 कैसे लिख दिया? 110 लिखती तो सही होता, पर वो 70 तुमने 2 बार लिखे हैं, तुम्हारा ये गलत है। ESI ESY सबसे इजी था, ESY की वैल्यू लिखनी है तो दैट वैल्यू विल बी 70 डिग्री, है ना? उसके बाद 4P प्लस Q, मैंने इसे पता कैसे किया? मैंने ब्रैकेट्स को पहले ओपन कर दिया, 4P माइनस Q माइनस R प्लस R प्लस S, तो ये R R कैंसिल हो गया। 4 इंटू P कितना है? 70। Q कितना है? 110। S कितना है? 70। तो 5 इंटू 70, 350 में से 110 निकाल दिया, 240 डिग्री। क्योंकि किसी का भी सही नहीं आ रहा था ना, तो आई थॉट मे बी मैंने कुछ गलती की है, पर ऐसी बात नहीं थी।
गलती हो गई बेटा, इसका आंसर ये भी नहीं आएगा। सबसे बड़ी गलती की हुई है हमने। 240 नहीं होगा इसका आंसर, दैट्स व्हाट आई सेड ना। हाँ, ये है 4p माइनस क्यू माइनस आर, यहाँ पर भी माइनस आर माइनस प्लस एस है, तो ये कैंसिल नहीं होता। ठीक है, तो इंस्टेड अगर आप 4p देखोगे तो 4 इंटू पी, तो ये 70 हो गया। Q प्लस आर अगर आप देखते हो तो Q प्लस आर कितना बनता है 180। आर माइनस एस, आर माइनस एस दोनों सेम है, तो ये 0 डिग्री। सो 280 में से 180 निकाला, आंसर विल बी, इसका आंसर ठीक कर लो, 100 डिग्री है। That's what I said. सही है ना? हाँ देखो, +1 कर लो इसमें, तुम्हारा तो ही सही है। हाँ, इसका आंसर है 100 डिग्री। क्लियर हो गया? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ना लिखो सर, डीएवी में लिखवाते हैं, कहने की बात है, ना लिखना, कुछ नहीं लिख देते। वो में होता है ना, मैं क्यों लिख रही हूँ, आई नेवर रोट, या फिर लिखो व्हेन ट्रायंगल्स आर सिमिलर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, वो लिखते हैं। ठीक है, लिखवाया ना, फिर वो लिखनी पड़ेगी, है ना। बट देन डीएवी में ना, मैम सेड सीपीएसटी लिखो। डीएवी में, डीएवी वाले बच्चे सीपीएसटी लिखते हैं, तो अगर एक सीपीएसटी लिखता है तो मतलब बोर्ड में वैलिड हो जाएगा, है ना। पर फिर भी ठीक है, एक ही क्वेश्चन होगा, पूरी लाइन भी लिख लोगे तो कोई फर्क नहीं है ना। और जो बच्चा लिख रहा था उसके 100 आए थे, जिसने पहली बार बताया था कि मैम सीपीएससी लिखवाया, उसके 100 और 100 थे। ठीक है ना, तो मैंने आई ऑल्सो थॉट कि मे बी ये सीपीएससी चलता हो, पर वो स्कूल टीचर्स नहीं एक्सेप्ट करती है। समझ में आ गया बच्चे सबको? ठीक है।